वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अभ्यास लगातार कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम अपना फिज़िक्स में जो दूसरा पार्ट है वैद्युत विभव तथा संधारित्र, उसको पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट कुछ सेशंस किए भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने अभ्यास प्रश्न दिए वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे और जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उनको ठीक से रिवाइज़ भी कर लिया होगा और अभ्यास भी कर लिया होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको दो नए टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिनमें पहला है समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो दूसरा टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें हम आवेशों का निकाय लेंगे और उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित भी करेंगे और उसको ज्ञात भी करेंगे। इसमें आवेश निकाय के रूप में हम दो स्थितियां लेंगे। एक तो दो बिंदु आवेशों का निकाय लेंगे जो स्थिर बिंदु आवेश हैं, और दूसरा जो हमारी स्थिति है वो है तीन बिंदु आवेशों का निकाय। इसके अलावा मैं आपको फिर से कुछ अभ्यास प्रश्न दूंगा जो आपको मैंने पढ़ाया है, उसमें आप और अच्छे से उसको समझ पाएंगे। जब आप अभ्यास प्रश्न करेंगे तब आपको और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। तो अभ्यास प्रश्न जरूर करिए। और एक बात मैं और आपको बता दूं बच्चों कि ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये परीक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए और सवाल ज़रूर करिएगा, और भी सवाल करिएगा। जब सवाल करेंगे आप तब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और सवाल भी वैसे ही करना है आपने जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करिए और सवाल करिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ, जो पहला टॉपिक है हमारा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है? जैसे इसका नाम है समविभव पृष्ठ, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यानी एक ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर विभव समान होगा। तो वो पृष्ठ जिस पर विभव समान होगा वो कहाँ होगा? क्योंकि विभव होता है वैद्युत क्षेत्र के हर बिंदु पर कुछ ना कुछ वैद्युत विभव होता है ना, तो वो पृष्ठ कहाँ खींचा जाएगा? निश्चित रूप से वैद्युत क्षेत्र में ही खींचा जाएगा। तो हम वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ खींचेंगे और ऐसा पृष्ठ खींचेंगे जिसके हर बिंदु पर विभव समान होगा, तो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यही इसकी परिभाषा है, यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो नाम से ही परिभाषा बन जाएगी। अब बात आती है कि इसको हम खींचें कैसे। एक उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसी पार्ट में। हमारा एक सेशन हुआ था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्थिर बिंदु आवेश है Q, तो उससे r दूरी पर कोई बिंदु है तो वहाँ पर वैद्युत विभव का सूत्र कितना होता है? याद है आपको? वो है V बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, ये Q बिंदु आवेश है, जो स्थिर बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्थिर बिंदु आवेश है, कहीं पे स्थिर बिंदु आवेश है, मान लीजिए Q, तो उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है P, r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो वहाँ पर वैद्युत विभव इस सूत्र से दिया जाएगा। अगर इसी आवेश से r दूरी पर दूसरी दिशा में कोई दूसरा बिंदु है Q, तो क्या वहाँ पर विभव कितना होगा? निश्चित रूप से वहाँ पर भी ये इतना ही तो होगा, 1/4πε0 और Q/r, क्योंकि दूरी सेम है। तो स्पष्ट है कि जो भी बिंदु इस स्थिर बिंदु आवेश से r दूरी पर होंगे, यानी बराबर दूरी पर होंगे, उन सब पर विभव एक जैसा होगा, यानी समान होगा। तो ऐसे बिंदुओं को मिलाने से जो पृष्ठ बनेगी, एक ऐसी कल्पना करिए आप, ऐसी पृष्ठ आपने खींची जिस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान है, तो वो पृष्ठ क्या हो जाएगी? समविभव पृष्ठ बन जाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए कि अगर एक अकेले आवेश के कारण आप समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो वो समविभव पृष्ठ कैसी होगी? वो ऐसे बिंदुओं से बनी होगी जो बिंदु उस आवेश से बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, तो कैसी बनेगी वो कल्पना करिए। कैसी बनेगी समविभव पृष्ठ? निश्चित रूप से वो समविभव पृष्ठ कैसी बनेगी? गोल बनेगी, गोलीय, और उसके केंद्र पर होगा वो आवेश। क्योंकि गोले के पृष्ठ का हर बिंदु क्या होगा? गोले के पृष्ठ का हर बिंदु उसके केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। तो केंद्र पर तो आवेश है और पृष्ठ का हर बिंदु उससे बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा, और इतना ही होगा जितना ये लिखा हुआ है, V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो इस तरह से ये समविभव पृष्ठ बन गई है। ठीक है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। ये देखिए आप, ये समविभव पृष्ठ आपको दिखाई दे रही है। इसमें आप देख रहे हैं एक धनावेश है Q और
ये आप छिद्रित वृत्त देख रहे होंगे, बहुत सारे छिद्रित वृत्त हैं, इनमें से कोई एक छिद्रित वृत्त देख लीजिए, सबसे बाहर वाला है मान लीजिए। ये जो है ये समविभव पृष्ठ है, क्योंकि इस पृष्ठ का हर बिंदु जो है आवेश q से बराबर दूरी पर है। ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ है, तो इसलिए इस पृष्ठ के हर बिंदु पर जैसे मैंने बताया विभव समान होगा। तो ये समविभव पृष्ठ है। ऐसे ही समविभव पृष्ठ और भी हैं, यानी जितने भी ये गोले हैं ना, सबका केंद्र q पर ही है, सबका केंद्र एक ही है। सारे पृष्ठ, सारे गोलीय पृष्ठ संकेंद्री हैं, तो सभी गोलीय पृष्ठों पर जो विभव है वो पूरी पृष्ठ पर एक जैसा होगा, लेकिन दो पृष्ठों पर अलग अलग होगा। जैसे ये भीतर वाली कोई पृष्ठ है, इस पर विभव अलग होगा और बाहर वाली पृष्ठ पर अलग होगा, लेकिन पूरी पृष्ठ पर एक जैसा होगा। किसी एक पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव एक जैसा होगा, लेकिन दूसरी पृष्ठ पर वो अलग होगा। यानी एक पृष्ठ से दूसरी पृष्ठ पर आप जाएंगे तो विभव अलग होगा, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन किसी एक ही पृष्ठ पर आप अगर चल रहे हैं तो उस पूरी पृष्ठ पर विभव एक जैसा होगा बेटा। ठीक है, और क्यों होगा वो आप समझ ही रहे हैं इस सूत्र से, क्योंकि उस पृष्ठ का हर बिंदु आवेश से बराबर दूरी पर है। तो इस तरह से ये उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो गोलीय होते हैं, और जैसे यहाँ पर एक स्थिर बिंदु के कारण समविभव पृष्ठ बहुत सारे दिखाए गए हैं, और सब गोलों का केंद्र उसी आवेश पर है। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई। इसमें आप चित्र में और क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये वैद्युत बल रेखाएँ देख रहे हैं आप, और आपने पहले पाठ में पढ़ा भी वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कि जो एक अकेले धनावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, जो स्थिर धनावेश होता है +q, इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, त्रिज्य बाहर की ओर। पढ़ी थी आपने, त्रिज्य बाहर की ओर होती है ना, ऐसी ही यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, ये सब की सब त्रिज्य बाहर की ओर है, त्रिज्या की दिशा में है। ठीक है, तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो समविभव पृष्ठ है, वो तो क्या है, गोल है, और जो आपकी जो वैद्युत बल रेखाएँ हैं वो है त्रिज्य। और आप ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, ज्योमेट्री से आप जानते हैं कि किसी भी गोले के किसी बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है ना, वो उसके पृष्ठ पर लंब होती है। ठीक है, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये तो त्रिज्या की दिशा में है, तो निश्चित रूप से ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इस पृष्ठ पर लंब होंगी, इस समविभव पृष्ठ पर लंब होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ पर लंब होती हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या दिखाती हैं, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ पर लंब होती है। जैसे ये बिंदु है समविभव पृष्ठ पर, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, त्रिज्या की दिशा में। ठीक है, तो इसका मतलब त्रिज्या की दिशा में है तो वो पृष्ठ पर लंब हुई ना, तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पृष्ठ पर लंब होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समविभव पृष्ठ के कुछ गुण मैं आपको बताता हूँ। तो समविभव पृष्ठ के मुख्य गुण क्या हैं, ये आपकी समविभव पृष्ठ आ गई। जैसा इसका नाम है समविभव पृष्ठ, तो पहला गुण तो इसका यही होगा कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। और क्या क्या गुण हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है, तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, पृष्ठ पर लंब होंगी। ठीक है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, वो पृष्ठ पर लंब होगी। यानी समविभव पृष्ठ पर आप यहाँ पर रहें तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंब होगी, और समविभव पृष्ठ के किसी दूसरे बिंदु पर आप जाएं वहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ पर लंब होगी। यानी किसी एक समविभव पृष्ठ पर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कहीं भी जाएं, हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ पर लंब होती है। ठीक है, और क्या गुण हो सकता है इसमें, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि उसके हर बिंदु पर विभव समान है। तो इसका मतलब अगर किसी समविभव पृष्ठ पर कोई दो बिंदु हैं तो दोनों पर विभव समान हुआ, तो विभव में अंतर कितना हुआ, फिर 0 हुआ ना, विभव में कोई अंतर नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नहीं होता है, शून्य होता है। तो अगर कोई q आवेश है, मान लीजिए कोई सूक्ष्म आवेश है q, और उसको आप इस एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक ले जा रहे हैं, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा आपको। आपने पीछे विभवांतर की परिभाषा पढ़ी ना, विभवांतर की परिभाषा क्या है
कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर किसी सूक्ष्म आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बटे सूक्ष्म आवेश, यही होता है। तो इस हिसाब से जो कार्य होगा वो होगा आवेश इंटू विभवांतर। क्लियर हो गया। तो W बराबर हो गया आपका Q इंटू डेल्टा V। अब आप इस समविभव पृष्ठ की स्थिति में देखिए कि A और B के बीच का विभवांतर कितना है, ये तो 0 है। तो इस Q आवेश को, जो सूक्ष्म आवेश है, इसको आप A से B तक ले जाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा आपको, Q इंटू 0 यानी 0, यानी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो ये मुख्य बात आ गई इसकी, जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ में पर अगर आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है। अगला गुण क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं समविभव पृष्ठ बहुत सारे हैं और मैंने आपको बताया कि किसी एक समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव एक जैसा होता है, लेकिन दूसरी समविभव पृष्ठ से वो अलग होता है। इस दूसरी समविभव पृष्ठ पर विभव अलग होगा। जैसे मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ पर पूरी पृष्ठ पर विभव है 4 वोल्ट, तो दूसरी समविभव पृष्ठ पर मान लीजिए है 6 वोल्ट, तो पूरी पृष्ठ पर 6 वोल्ट होगा बाहर वाली पे, और अंदर वाली पे पूरी पृष्ठ पर 4 वोल्ट होगा। तो ये कहीं काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये पृष्ठ कहीं काटेंगी तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, उस बिंदु पर दो विभव हो जाएंगे, क्योंकि ये बिंदु दोनों पृष्ठों पर हो गया, जो जहाँ पर वो काट रहे हैं दोनों पृष्ठ, वो बिंदु दोनों पृष्ठों पर हो गया, दोनों समविभव पृष्ठों पर हो गया। तो इस वाली पृष्ठ पर विभव है 4 वोल्ट और इस वाली पर है 6 वोल्ट। तो अगर ये काटेंगी दोनों पृष्ठ हैं तो ये बिंदु दोनों समविभव पृष्ठों पर है, तो इस पर 4 वोल्ट भी विभव होना चाहिए और 6 वोल्ट भी होना चाहिए। तो ऐसा संभव तो नहीं है कि एक ही बिंदु पर दो विभव हो। तो इसीलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ऐसे ही आप इसको समझिए। और एक बात और, जैसे कोई चालक है, मान लीजिए कोई चालक है और आपने उसको आवेश दिया, जैसे कोई चालक है मान लीजिए और आपने उसको आवेशित किया, तो वो आवेश क्या होगा, ये चालक है, आपने उसको आवेश दिया तो वो आवेश उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, इस तरह से फैल जाता है। तो उसकी पृष्ठ के जितने भी बिंदु होते हैं ये सब एक दूसरे के संपर्क में होते हैं ना, एक दूसरे से ये आवेश का आदान प्रदान करते रहते हैं, यानी एक दूसरे के आवेश एक दूसरे के वैद्युत संपर्क में होते हैं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ के जितने भी बिंदु हैं वो एक दूसरे से आवेश का आदान प्रदान करते हैं। और आपने इस पाठ के शुरू में पढ़ा कि जब आवेश का आदान प्रदान होता है दो बिंदुओं के बीच में, तो वो तब तक होता है जब तक उन पर विभव समान न हो जाए। तो इसका मतलब इसके पृष्ठ के सारे बिंदु एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो एक दूसरे से आवेश का आदान प्रदान करते रहेंगे और अंत में पूरी पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आवेशित चालक है उसकी पूरी पृष्ठ पर विभव बेटा एक जैसा होता है, एक समान होता है। तो किसी चालक की जो पृष्ठ है वो भी एक प्रकार से समविभव पृष्ठ का ही उदाहरण है। तो ये मुख्य बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। समविभव पृष्ठ के जो गुण मैंने आपको बताए हैं ये पूछे भी जा सकते हैं परीक्षा। तो इस तरह से हमारा पहला टॉपिक पूरा हुआ। आपने इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है और लिखने का भी अभ्यास करना है और समविभव पृष्ठ का चित्र भी बनाना है आपको अच्छे से। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों का कोई निकाय लेंगे हम और उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। पर इससे पहले कि हम ज्ञात करें कोई भी नई भौतिक राशि, जब हम उसके बारे में उसको ज्ञात करते हैं, पर उससे पहले हम उसको परिभाषित करते हैं बेटा। तो कैसे हम परिभाषित करेंगे आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? पहले भी आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से हम परिभाषित करेंगे कि आवेशों का कोई निकाय है। मान लीजिए 2 आवेश हो सकते हैं, 3 आवेश हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी आवेश हो सकते हैं। तो अगर 2 आवेश हैं कहीं किसी निकाय में Q1 और Q2, तो आवेशों का, और ये एक दूसरे से r दूरी पर हैं निर्वात में, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे आप? परिभाषा ये है कि शुरू में इन आवेशों को कहाँ मानना है, अनंत पर। अनंत पर मतलब काफ़ी दूर, अनंत पर हैं ये, यानी एक दूसरे से बहुत दूर हैं, एक दूसरे से इनका एक दूसरे पर कोई बल ये नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में ये नहीं है, तो बहुत दूर हैं, अनंत पर हैं। तो अनंत से उनको एक एक करके हमने लाना है उनकी वर्तमान स्थिति में। जैसे Q1 को हम अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाएंगे और Q2 को भी अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाएंगे, और लाने में किए गए कार्य की हमने गणना करनी है, ठीक है। और ये जो कुल कार्य होगा
इस निकाय के निर्माण में किया गया जो कुल कार्य होगा वही हो जाएगी इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस तरह से परिभाषा क्या बनी कि किसी निकाय के जितने भी अवयवी आवेश हैं ना, जितने भी आवेश हैं उस निकाय में, उन सभी आवेशों को आपने प्रारंभ में कहाँ मानना है, अनंत पर, एक दूसरे से बहुत दूर, और वहाँ से एक एक करके लाना है उनको, एक साथ नहीं, एक एक करके अनंत से उनको उनकी वर्तमान स्थिति तक लाना है। और जब सब आ जाएंगे तो ऐसा करने में क्या हो जाएगा, निकाय का निर्माण हो जाएगा। जब सब आवेश अनंत से अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाएंगे तो निकाय का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से सभी आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाकर निकाय का निर्माण करने में किया गया कुल कार्य आपने निकालना है। पहले एक आवेश को लाए, W1 कार्य हुआ, फिर दूसरे आवेश को भी लाए, W2 कार्य हुआ, अगर तीसरा है तो उसको भी लाएंगे, W3 कार्य हो जाएगा, और सभी कार्यों को जोड़ देंगे आप, तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य आएगा, और वही कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और वो हो जाएगी उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कहलाएगी बेटा। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आ गई है। ये देखिए, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति में लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, वैसे तो मैंने बताई हुई आपको, पर आपको याद होगा कि जैसे कोई आवेश है, आवेश को जैसे अनंत से आप किसी बिंदु A तक ला रहे हैं, किसी सूक्ष्म आवेश Q को आप अनंत से किसी बिंदु A तक ला रहे हैं, और इस दौरान किया गया कार्य क्या है, मान लीजिए W है। ठीक है, तो अगर आप W में Q का भाग दे दें तो क्या निकल के आता है, बताओ ज़रा। क्या बोला मैंने, किसी सूक्ष्म आवेश को अनंत से आप बिंदु A तक ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु A तक ला रहे हैं, और इस दौरान किया गया कार्य है W। तो W/Q क्या होता है, ये होता है उस बिंदु पर विभव, ये बिंदु A पर विभव आ गया अभी। ठीक है, तो W/Q बराबर V हुआ, तो W कितना हुआ बेटा, W बराबर Q इंटू V, W बराबर Q इंटू V। इस सूत्र का प्रयोग करना है हमने बार बार, ये ज्ञात करने में। W क्या चीज़ है, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, आप उस आवेश की गुणा, जिसको आप ला रहे हैं, गुणा करेंगे V से। V मतलब उस बिंदु पर विभव, जिस बिंदु पर आप ला रहे हैं उसको। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, इसी सूत्र से पूरे ये डेरिवेशन होने वाला है। ठीक है, तो आपने शुरू में उस निकाय के सभी आवेशों को अनंत पर मानना है, और फिर एक एक करके उनको अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाना है जहाँ उनको होना चाहिए निकाय में। ठीक है, और किसी एक आवेश को जब आप लाएंगे किसी बिंदु तक, Q आवेश को, तो इस दौरान किया गया कार्य W बराबर होगा Q इंटू उस बिंदु पर विभव। तो पहले हम उस बिंदु पर विभव पहले ही निकाल के रख देंगे, जिस बिंदु पर आप किसी आवेश को लाने जा रहे हैं, पहले हम उस बिंदु पर विभव पहले निकालेंगे, और फिर Q इंटू V करके हम उस आवेश को वहाँ तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आप बहुत आसानी से सारे डेरिवेशन जो सवाल भी कर लेंगे बेटा। ये मूल बात है और ये कोई नई बात नहीं है, ये विभव की परिभाषा से ही हमने लिया है, तो उसी का एक अनुप्रयोग है ये। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आवेशों के निकाय के रूप में हमारे पास दो परिस्थितियाँ हैं। पहला है दो स्थिर बिंदु आवेशों का निकाय, और हम इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने जा रहे हैं। तो पहले हमारे पास दो आवेशों का निकाय है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं दो आवेश हैं, एक है Q1 आवेश जो पॉइंट A पे रखा है, और एक है Q2 आवेश जो पॉइंट B पे रखा है, और ये एक दूसरे से R दूरी पर है। और मान लीजिए निर्वात है इनके बीच में। ठीक है, जब तक कोई माध्यम नहीं दिया गया तो हमें निर्वात मान लेना है। कोई माध्यम दिया भी हो तो उसका परावैद्युतांक K आपको दिया होगा, उसी हिसाब से आप सूत्र लिखेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, और ये एक दूसरे से R दूरी पर हैं, तो निर्वात पे हैं, और इस निकाय की हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे आप, अब जब आपने परिभाषित कर दिया है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को, तो उसको ज्ञात करने के लिए आप परिभाषा की मदद लेंगे। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करिए, आप उस कार्य को ज्ञात कीजिए जो कार्य इन आवेशों को अनंत से एक एक करके इनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया है, कुल कार्य, उस कार्य को ही हम निकालेंगे, और वही कार्य हो जाएगा इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बस इतना ही करना है। यानी शुरू में इन आवेशों को कहाँ मानना है, अनंत पर, इन्फिनिटी पे, और वहाँ से एक एक करके इनको Q1 को लाना है A तक, और इस दौरान किए गए कार्य की गणना करेंगे, और उसको फिर वहीं पे रख देंगे। Q1 को फिर A पे लाएंगे तो A पे रख देंगे उसको,
वापस नहीं ले जाना है, क्योंकि आपको तो निकाय बनाना है ना, तो वापस नहीं ले जाना है। Q1 को अनंत से लाकर A पे रख देंगे और फिर आप Q2 को लाएंगे B तक। जैसे आप Q2 को B तक लाएंगे, इस दौरान किए गए कार्य की भी गणना कर देंगे आप। तो जब Q1 भी A पे आ गया, Q2 भी B पे आ गए, तो बन तो गया निकाय। तो जब निकाय बन गया तो ये जो आपने Q1 को A तक लाने में किए गए कार्य किया, मान लीजिए वो W1 है, और Q2 को B तक लाने में किए गए कार्य की गणना की, मान लीजिए वो W2 है, तो किया गया कुल कार्य W1 + W2 वही हो जाएगा इस निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, और वही हो जाएगी इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और कार्य निकालने के लिए जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया Q × V, उसी से करना है। तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। आप खुद भी कर सकते हैं इनको, बहुत ही आसान है बेटा। तो शुरू करें। तो अब हमारे पास दो आवेशों का निकाय, ये चित्र आपके पास आ गया। इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए शुरू में मान लीजिए Q1 आपका इन्फिनिटी पर है और Q2 भी आपका इन्फिनिटी पर है। अब हम क्या करेंगे, Q1 को बिंदु A पे लाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि Q1 को बिंदु A तक लाना है, तो इस दौरान किए गए कार्य को अगर आप W1 कहें, W1, तो वो W1 बराबर होगा Q1 × बिंदु A पर विभव। मान लीजिए वो VA है। अब बिंदु A पर विभव कितना होगा, क्योंकि मैंने कहा कि पहले आपको उस बिंदु पर विभव पता होना चाहिए, तभी तो आप कार्य की गणना करेंगे। जो Q1 को अनंत से A तक लाने में किए गए कार्य की गणना आप तभी करेंगे। अब बिंदु A पर विभव कितना होगा। अब देखिए आप A और B पर कोई आवेश नहीं है और ना आसपास कोई अन्य आवेश है, क्योंकि वो आवेश तो अनंत पे चले गए। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं है। तो जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभव भी नहीं होगा, यानी बिंदु A पर विभव क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में VA का मान जब 0 है तो ये हो जाएगा Q1 × 0 बराबर 0। तो इस तरह से Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य कितना हुआ बेटा, 0 हुआ। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया हुआ है। Q1 को A तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर Q1 × VA। ठीक है, और VA का मान 0 है, तो ये आ गया W1 बराबर Q1 × 0 यानी 0। इस तरह से Q1 तो आप ले आए A पे, अब क्या करें, वापस ले जाएं उसको। आपको तो निकाय का निर्माण करना है ना, तो वापस ले जाके कैसे हो जाएगा निकाय का निर्माण। तो आप Q1 को A पे ही रख दीजिए। ठीक है, अब Q2 को भी लाना है B तक, तभी तो निकाय का निर्माण होगा। अब Q2 को आप B तक लाएंगे। तो Q1 को A पे रखते हुए अब आप Q2 को B पे लाएंगे, तो फिर से किए गए कार्य की गणना जब आप करेंगे, मान लीजिए वो W2 है, तो W2 फिर से क्या होगा, Q2 × बिंदु B पर विभव जिस पर आप ला रहे हैं Q2। अब बिंदु B पर विभव क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा 0। क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि पहले अगर Q1 आवेश नहीं होता बिंदु A पर, तब तो बिंदु B पर भी विभव 0 होता, लेकिन अब तो आपने Q1 आवेश को बिंदु A पर रख दिया ना, तो अब उसकी वजह से बिंदु B पर विभव होगा, क्योंकि Q1 आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, और उसी वैद्युत क्षेत्र में तो है बिंदु B R दूरी पर, तो बिंदु B पर विभव होगा। और कितना होगा आप तो जानते ही हैं, Q1 से R दूरी पर बिंदु B पर विभव जो आपने सूत्र पढ़ा उस हिसाब से निकाल लीजिए VB, और W2 निकाल लीजिए। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, ये आपका निकाय है। तो Q1 आवेश को A पे रख दिया आपने, तो बिंदु B पर विभव कितना होगा, एक स्थिर बिंदु आवेश के कारण उससे R दूरी पर विभव होता है ना, उसी सूत्र से Q1 आवेश के कारण उससे R दूरी पर विभव, बिंदु B पर विभव VB बराबर 1/4πε0 Q1/R। बहुत सिंपल। अब आप Q1 आवेश, अब आप Q2 आवेश को ला रहे हैं ना अनंत से B तक, तो किए गए कार्य W2 बराबर, जैसे मैंने अभी बताया, Q2 × VB। बहुत सिंपल। तो इस VB में Q2 का गुणा कर दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/R। ठीक है, तो Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य बराबर Q2 × VB। ये आ गया आपका W2 बराबर Q2 × ये VB का मान रखा आपने, तो ये आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से Q1 भी आ गया A पे और Q2 भी आ गया B पे। तो अब आप क्या करेंगे, Q1 भी A पे आ गया, Q2 भी आ गया, तो निकाय का निर्माण हो गया ना। तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य कितना हुआ, ये आपका निकाय है। निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य W बराबर कितना होगा, W1 + W2। तो W1 तो 0 है और W2 का मान 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो जोड़ दीजिए, ये आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो ये तो हो गया निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, और यही कार्य परिभाषा के हिसाब से उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी यही हो जाएगी इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये महत्वपूर्ण सूत्र है बेटा, इसको याद भी करना है, इस पर सवाल भी करना है आपको।
तो दो आवेशों के निकाय Q1 और Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर है निर्वात में, तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। अगर कोई अन्य माध्यम है, निर्वात नहीं है, तो यहाँ ε0 के साथ उस माध्यम का परावैद्युतांक K भी गुणा में आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप इन पर सवाल भी जरूर करिए क्योंकि ये परीक्षा में भी आता है और सवाल भी आता है। अब हम दूसरी स्थिति पे आते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं निकाय को, 3 आवेशों का निकाय कर देते हैं, ठीक है, उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञान करते हैं। तो 3 आवेशों के निकाय में भले ही हम 3 आवेश हों 4 आवेश हों, प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया वहीं से निकली है परिभाषा से, परिभाषा थोड़ी बदलेगी, परिभाषा तो वही है। तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन काम वही करना है आपको, नया नहीं है। तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा, ठीक है। 3 आवेश हो 4 आवेश हो, तो मैंने 3 आवेशों के निकाय की बता रहा हूँ, आप 4 या 5 आवेशों के निकाय की भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, कोई अलग नहीं है। तो 3 आवेश हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, Q1 आवेश है बिंदु A पे, Q2 आवेश है बिंदु B पे और Q3 आवेश है बिंदु C पे, और इनके बीच की दूरियाँ आप देख लीजिए, ये चित्र में दिखाई गई हैं। Q1 आवेश और Q2 के बीच की दूरी को R12 लिखा हुआ है बेटा, 1 और 2 के बीच की दूरी याद करने के लिए आसान है ना, डिनोट करने से पता चल रहा है कि ये Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, और Q1 और Q3 के बीच की दूरी R31 हो गई, और Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 हो गई। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे हमने नाम ऐसे रखे हैं कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये कौन से आवेशों के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तो आप कुछ भी रख लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 आवेशों का निकाय हो गया, एक Q1 आवेश बिंदु A पे रखा है, Q2 आवेश बिंदु B पे रखा है, Q3 आवेश बिंदु C पे रखा है, इनके बीच की दूरियाँ ये चित्र में दिखाई गई हैं। और फिलहाल मान लीजिए निर्वात में है ये, तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी है, मतलब इस निकाय के निर्माण में कितना कार्य किया गया। तो जब भी आपसे वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछी जाए तो आपने ये समझना है कि उस निकाय के निर्माण में किया गया कार्य आपसे पूछा। तो निकाय के निर्माण में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे आप, शुरू में कहाँ होंगे, ये सब अनंत पे होंगे ना, तो शुरू में आप इनको अनंत पे मान लीजिए, ठीक है। इन्फिनेटिव पे पहुंच गए सब के सब, Q1 भी, Q2 भी और Q3 भी। आप एक एक करके लाएंगे इनको इन्फिनेटिव से। तो पहले आप Q1 को लाएंगे पॉइंट A पे, जैसे अभी लाए थे, तो उस दौरान किया गया कार्य W1 बराबर, फिर से वही सूत्र, Q1 इंटू किस बिंदु पे ला रहे हैं आप, A पे, तो बिंदु A पर विभव। अब बताओ बिंदु A पर विभव कितना होगा फिर से, अब जब बिंदु A पर विभव तो तब होगा जब उसके आसपास कोई आवेश होगा। अब आसपास तो कोई आवेश है नहीं, सारे आवेश तो अनंत पर हैं, कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो कोई विभव भी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से बिंदु A पर विभव 0 है, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू 0 बराबर 0, यानी Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य W1 0 हो गया, जैसे पिछले टॉपिक में हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0, ठीक। अब हम Q1 को A पे रख देंगे बेटा, क्योंकि आपको तो निकाय का निर्माण करना है ना। तो Q1 को A पे रख दिया। अब आप Q2 को लाएंगे, अगला नंबर किसका है, Q2 का। Q2 को लाएंगे बिंदु B तक। अब आप Q2 को बिंदु B तक ला रहे हैं, तो किए गए कार्य की गणना अगर आप करना चाह रहे हैं W2, तो उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, Q2 में क्या गुणा करना है आपने, बिंदु B पर विभव की, बिंदु B पर विभव की गणना करेंगे आप। तो बिंदु B पर विभव निकालिए, अब पहला काम ये है। तो बिंदु B जो है उस पर विभव होगा या नहीं होगा, अभी आपने उस प्रॉब्लम को डील किया दो आवेशों के निकाय में, तो बिंदु B पर विभव होगा, और किसकी वजह से होगा, वो Q1 की वजह से। और कितना होगा, बहुत आसान है, Q1 आवेश है, उससे R12 दूरी पर है बिंदु B, तो वहाँ पर विभव आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें, ये आपका निकाय आ गया। तो Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश जो बिंदु A पर है उसके कारण बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा, VB बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R12, ये बीच की दूरी R12, ठीक है ना। एक स्थिर बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर विभव का यही तो सूत्र है। बहुत सिंपल हो रहा है सब कुछ, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, खुद भी करिए बेटा, ठीक है। ये VB हो गया। अब बिंदु B पर विभव हो गया VB। अब आप क्या करिए, बिंदु B पर विभव आ गया, अब Q2 को लाइए बिंदु B पर, तो किया गया कार्य W2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 इंटू VB, यानी ये VB के मान में Q2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा मान, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, समझ गए। तो ये हो गया आपका Q2 को B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर Q2 इंटू VB, ठीक है। ये हो गया, मैंने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, बहुत आसानी से निकाल लिया आपने। अब Q1 और Q2 दोनों को रख दीजिए, Q1 को A पे, Q2 को B पे आपने रख दिया। अब क्या करना है आपको, अब तीसरे को भी तो लाएंगे, तभी तो बनेगा निकाय, तब निकाय कंप्लीट हो जाएगा।
अब तीसरे को आप सी पे लाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप सी पर विभव निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये बताओ सी पर जो विभव होगा वो किसकी वजह से होगा? Q1 की वजह से होगा, Q2 की वजह से होगा, या दोनों की वजह से होगा? निश्चित रूप से दोनों की वजह से होगा। और आपने पीछे पढ़ाया था मैंने कि जब कई सारे आवेश होते हैं तो उनके समीप किसी बिंदु पर विभव कैसे निकालते हैं आप बताइए? अध्यारोपण सिद्धांत लगाते हैं ना, यानी बिंदु सी पर जो विभव होगा वो Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा। तो आप Q1 की वजह से भी निकालिए बिंदु सी पर कितना विभव है, और Q2 की वजह से भी निकालिए, और उनका बीजीय योग कर दीजिए, मैंने चिन्ह सहित योग कर दीजिए, तो बिंदु सी पर कुल विभव आ जाएगा 20। एक बार आपने बिंदु सी पर विभव निकाल लिया, फिर आप बड़ी आसानी से Q3 को सी तक लाने में किए गए कार्य की गणना कर पाएंगे, जैसे आप अभी तक कर ही रहे हैं। तो ये आपका निकाय आ गया। अब बिंदु सी पर विभव जैसे मैंने बताया Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो Q1 के कारण कितना विभव होगा बिंदु सी पर? V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R31, यही तो होगा, क्योंकि Q1 से उसकी दूरी कितनी है? R31 है ना। तो Q1 से उसकी दूरी है, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में। ठीक है, Q1 से कितनी दूरी पर है ये? C। R31 दूरी पर है, तो इतना विभव हो गया यहाँ पर 1/4πε0 Q1/R31। ठीक है, अब इसी तरह से अब आप क्या करिए, Q2 के कारण भी निकालिए बिंदु C पर विभव। Q2 के कारण विभव कितना होगा? Q2 की कितनी दूरी है ये बिंदु C से? R23 है ना, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R23। तो बिंदु C पर विभव जो होगा अध्यारोपण सिद्धांत से कुल विभव V1 + V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ गए दोनों V1 और V2, 1/4πε0 Q1/R31 प्लस 1/4πε0 Q2/R23। बहुत सिंपल। तो कुल विभव आ गया। अब आगे का काम आपको पता ही है क्या करना है। निकाय के निर्माण में अब क्या रह गया? Q3 आवेश को लाना है ना अनंत से C तक। किया गया कुल कार्य W3 है अगर, तो वो हो जाएगा Q3 × PC। VC का मान आपने निकाला ही है, Q3 का गुणा कर दीजिए उसमें। ठीक है, Q3 × VC, ये देखिए Q3 × VC का मान, Q3 अंदर गुणा हो जाएगा दोनों पदों में ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3/R31 और साथ में 1/4πε0 Q2 Q3/R23 हो गया हर में। तो इस तरह से W3 आ गया, तो W1 भी आ गया। Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W2 भी आ गया, और Q3 को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य W3 भी आ गया। तो इस तरह से निकाय का निर्माण हो गया, और निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य कितना होगा? W बराबर W1 + W2 + W3। सिंपल जोड़ है, कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका। W1 तो 0 है, W2 और W3 के मान भी लिखे हुए हैं। इस तरह से सभी पद जुड़ जाएंगे ये, तो निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य आ जाएगा। और परिभाषा के अनुसार यही कार्य उस निकाय की क्या कहलाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी U। तो इस तरह से U बराबर आ गया आपका 1/4πε0 Q1 ब्रैकेट में Q1 Q2/R12 प्लस Q2 Q3/R23 प्लस Q3 Q1/R31। तो इस तरह से आपने इनको सूत्र को याद भी करना है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी आपको याद हो गई, और 2 आवेशों के निकाय की भी हो गई। अगर कभी आपको 3 से ज़्यादा आवेशों के निकाय की निकालनी हो ना, तो बहुत सरल है। आपने 2-2 के जोड़े देखने हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 आवेशों के निकाय में क्या हो रहा था, कितने जोड़े बन रहे थे 2-2 के। कोई भी जोड़ा रिपीट नहीं करना बेटा। जैसे एक तो इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी 1/4πε0 Q1 Q3/R31, एक इसकी होगी 1/4πε0 Q1 Q2/R12, और एक इसकी बनेगी 1/4πε0 Q2 Q3/R23। तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 ही जोड़े तो बन रहे हैं यहाँ पर। तो हर जोड़े की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल दीजिए और उनको जोड़ दीजिए चिन्ह सहित। इस तरह से आ जाएगी पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर 4 आवेशों का निकाय भी है तो उसमें भी आपने देखना है कि कितने जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, ये 4 आवेश है ना, तो कितने जोड़े बन रहे हैं आप देख लीजिएगा। पहले आप एक आवेश से शुरू करिए, इसके जोड़े बनाइए। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा बन गए। ठीक है, अब उसके बाद इसका नंबर आएगा, पर जोड़ा रिपीट नहीं करना है। ये जोड़ा तो पहले ही बन चुका, तो इसको दोबारा नहीं लेंगे आप इसके साथ। तो ये 4था जोड़ा बन गया और ये 5वां जोड़ा बन गया।
ठीक है। फिर इसका नंबर आएगा, इसका इसके साथ पहले ही बना हुआ है, इसके साथ पहले ही बना हुआ है, तो 1 बनेगा और ये छठा जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इसके तो तीनों के साथ जोड़े पहले ही बने हुए हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे 6 जोड़े बन रहे हैं। 4 आवेशों के निकाय में 6 जोड़े बन रहे हैं बेटा आवेशों के, ठीक है। तो आप रफ कॉपी पे खुद ड्रॉ करके देख लीजिए, 6 जोड़े बन रहे हैं आवेशों के, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। और हर जोड़े की वैद्युत स्थिति ऊर्जा इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और दोनों आवेशों की गुणा बटे उनके बीच की दूरी, ऐसा करके निकालिए और जोड़ दीजिए। बहुत सिंपल, पूरे निकाय की आ जाएगी। तो सूत्र आप भूल भी जाएं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, सूत्र बहुत सिंपल है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, सूत्र में सभी आवेशों को आपने चिन्ह सहित रखना है बेटा, ठीक है। तो चिन्ह सहित रखोगे तब वैद्युत स्थिति ऊर्जा आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों आवेश विपरीत हैं, यानी विजातीय हैं, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का चिन्ह क्या आएगा, ऋण में आएगा ना। यानी विजातीय आवेश का वैद्युत स्थिति ऊर्जा, विजातीय आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। जो ये बताती है कि उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। इस बात को याद रखिए, आगे भी काम आएगा। तो अगर कहीं पर भी आवेशों के निकाय के बीच आकर्षण बल लग रहा है तो इसका मतलब वो विजातीय है, ठीक है। और अगर ये दोनों सजातीय होते, माने दोनों ऋणावेश होते या दोनों धनावेश होते, तो उस स्थिति में उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती, माइनस माइनस का गुणा प्लस होती, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा प्लस होती। और उस स्थिति में उनके बीच बल कैसा लग रहा होता है, उन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो इस तरह से अगर कहीं पे वैद्युत स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है तो मतलब वहाँ पर आवेशों के बीच आकर्षण लग रहा है। और अगर वैद्युत स्थिति ऊर्जा धनात्मक आ रही है, इसका मतलब आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये बात भी यहाँ पर अंडरस्टूड है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बताई, इनको आप याद करिए, नोट करिए और सवाल करिए। सवाल करके ही आपको ये पूरी बातें क्लियर होंगी। तो उसके लिए मैं आपको एक अभ्यास प्रश्न दे रहा हूँ, पर यहीं तक आप सीमित मत रहिएगा, आपने और भी करने हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है बेटा, NCERT की, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें आप चित्र में देख रहे हैं 4 आवेश रखे हुए हैं, एक बिंदु A पे, एक B पे, एक C पर, एक D पे रखा हुआ है। ये आवेश यहाँ पे दिखाए गए हैं और ये जो वर्ग है, इस वर्ग की भुजा है D, ठीक है। तो ये 4 आवेश 4 बिंदुओं पे रखे हैं और इनके बीच की दूरी ये चित्र में दिखाई गई है, जो आप निकाल सकते हैं। इस वर्ग का विकर्ण भी आप निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से। तो A और C के बीच की दूरी या B और D के बीच की दूरी भी आप निकाल सकते हैं। तो आवेशों के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है आपसे पूछा है इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य। अब बताओ, पूरे निकाय को बनाने में किया गया कार्य कैसे निकालते हैं? मतलब क्या पूछा है आपसे, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछिए बेटा आपसे। वही तो हो गया इस निकाय को निर्माण में किया गया कार्य। तो यहाँ पर आप सीधे सूत्र लगाइए, क्योंकि ये सवाल है ना, डेरिवेशन तो है नहीं। तो आप सवाल है तो आप सीधे सूत्र लिख दीजिए। जैसे मैंने बताया, 2-2 के जोड़े बनाते जाइए। एक जोड़ा है ना, पहले A के जोड़े बनाइए, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, जैसे मैंने आपको सिखाया था। फिर B के जोड़े बनाइए, कोई जोड़ा रिपीट ना हो, ठीक है। B के जोड़े बना दिए, फिर C के जोड़े बनाइए, ठीक है। C के ये दोनों तो बने हुए हैं, ये जोड़ा बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे। और D के सभी जोड़े पहले से ही बने हुए हैं अन्य आवेशों के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले रफ में जितने भी जोड़े बन रहे हैं, हर जोड़े की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल के जोड़ दीजिए। तो पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिख दीजिए पहले आप रफ में खुद ही। तो सूत्र आपको याद नहीं होगा, पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिख दीजिए। वही होगा इस निकाय के निर्माण में किया गया कार्य। और उस सूत्र में इन आवेशों के मान और इन दूरियों के मान रख दीजिएगा, तो आ जाएगा आपका उत्तर। खुद करिए। और फिर दूसरे खंड में आपसे क्या पूछा है कि Q0 आवेश है, जिसको उसके केंद्र O पे लाना है। केंद्र तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे दोनों विकर्ण कटते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर 2 भागों में बांटेंगे ना केंद्र पे ये। तो इस केंद्र पर आपने Q0 आवेश को लाना है। चारों आवेश अपनी जगह पर दृढ़ हैं, अपने शीर्षों पे रखे हैं। और Q0 आवेश को आप अनंत से कहाँ लाएंगे, उसके केंद्र तक लाएंगे। तो इस दौरान किया गया कार्य, कितना अतिरिक्त कार्य आपको करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी तक आप यही तो कर रहे थे। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैसे निकालते हैं? वो आवेश जो आप ला रहे हैं Q0 इंटू बिंदु O पर विभव, ठीक है। बहुत सिंपल। पहले आप बिंदु O पर विभव निकाल लीजिए। तो बिंदु O पर विभव किसकी वजह से होगा? चारों आवेशों की वजह से होगा ना। तो चारों आवेशों की वजह से कितना विभव होगा? अध्यारोपण सिद्धांत से आप निकालिए। बिंदु O पर कुल विभव VO आ जाएगा। और फिर आप जो है आवेश Q0 को अनंत से O तक लाने में किए गए कुल कार्य की गणना कर लीजिएगा। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। तो ये तो एक सैंपल है, पर आप और सवाल भी करिएगा, यहीं तक सीमित मत रहिएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। इसको ज़रूर करिए। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।